नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। साथियों, केंद्रीय बजट आ चुका है। आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इस बजट में आपको क्या मिला है, यानी किस वर्ग के लिए क्या बड़ी घोषणाएं की गई हैं। बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से सब कुछ जानेंगे। युवा हो आप, स्टूडेंट हो, किसान हो, बिजनेसमैन हो, व्यापारी हो, कारपोरेट से जुड़े हुए हो, कहाँ से जुड़े हुए हो, तो आपके लिए क्या स्पेशलाइज तौर पर योजनाएं घोषणाएं की गई हैं इस बजट में आज की वीडियो में डिटेल में जानेंगे। बहुत ही अच्छी एनालिटिकल वीडियो है। कैटेगरी वाइज कर देने की वजह से आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार की वीडियो लाई गई है। वैसे इससे पहले जस्ट मेन वाले चैनल पर यानी एमजेटी एजुकेशन चैनल पर मैंने आपको एक वीडियो और दी थी जिसमें 10 बड़ी घोषणाओं के बारे में मैंने बताया था, तो वो वीडियो भी देख लेना। उसमें पूरा ओवरऑल सिनेरियो है, बड़ी बड़ी घोषणाएं किस सेक्टर में क्या की गई हैं वो बताया गया है। यहाँ पर हम लोग कैटेगरी वाइज करके बात करेंगे कि आप किस कैटेगरी में आते हो और आपके लिए क्या बड़ी घोषणा है। तो एंड तक देखना वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी और वीडियोज आपको जिससे मिलती रहे समय समय पर। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। चलिए शुरुआत करते हैं युवाओं से, क्योंकि भारत युवा प्रधान देश है, सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश है। तो युवाओं से शुरुआत करते हैं, युवाओं को इस बजट में क्या मिला है। तो साथियों, युवाओं के लिए एआई के सेक्टर में विशेष बढ़ावा दिया जाएगा। एआई टूल जैसे भारत विस्तार कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा करियर पाथवे उपलब्ध कराने के लिए स्कीम्स हैं आएंगी। नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड की स्थापना की जाएगी। पूर्वी भारत में नए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की स्थापना होगी। पूर्वोत्तर भारत में ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूट खोलने पर जोर दिया जाएगा। 5 साल में 1 लाख स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तैयार होंगे, ये सरकार ने लक्ष्य रखा है। 1.5 लाख केयर गिवर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी और दक्षता आधारित रोजगार पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। स्किल बेस्ड जो नौकरी हैं, जो रोजगार हैं, उन पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। कि यानी कि जैसे कौशल विकास योजना एक बार आई थी तो स्किलफुल बनाया जा रहा था, ऐसे ही स्किल और दी जाएगी, स्किल ट्रेनिंग। उसके बाद स्किल बेस्ड रोजगार निकाले जाएंगे, ना कि डिग्री या फिर कॉलेज बेस्ड निकाले जाएंगे, है ना। तो स्वास्थ्य पेशेवर बनाने वाली संस्थाओं को भी अपग्रेड किया जाएगा और रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया जैसे क्षेत्रों पर भी और ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल्स बनाए जाएंगे। हर जिले में एक हॉस्टल बनाया जाएगा। ये लड़कियों के लिए, लड़कियां भी युवा में ही आती हैं। अभी महिलाओं वाले में भी हम लोग बात करेंगे स्पेशलाइज्ड तौर पर महिलाओं की। 15,000 मिडिल स्कूलों और 500 कॉलेजों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब बनेगा। ये सबसे इस बार इम्पॉर्टेंट और अट्रैक्टिव वाला पॉइंट है जो युवाओं को काफ़ी पसंद आएगा, क्योंकि युवा जो गेम खेलना पसंद करते हैं, जो कंटेंट क्रिएट करना पसंद करते हैं, जो एनिमेशन करना पसंद करते हैं, अब उनको कॉलेज में भी करने को मिलेगा। यानी आपके 500 कॉलेजेस और 15,000 मिडिल स्कूलों में लैब्स स्पेशलाइज्ड तौर पर ऐसे ही होंगी जो एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब के नाम से जानी जाएंगी। एवीजीसी का मतलब होता है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक। तो इन सेक्टर में भी अब बढ़ावा दिया जाएगा युवाओं को, कि युवा जो हैं इसमें भी पारंगत हो सके। क्योंकि अभी आपने देखा था, अभी दुबई में शायद एक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक टाइप का, एनिमेशन ओलंपिक टाइप का आयोजन हुआ था। उसमें भी भारत के बहुत सारे क्रिएटर्स गए थे, एनिमेटर्स गए थे जिन्होंने हिस्सा लिया था और बहुत सारे मेडल्स भी आए थे। तो अब पूरा विश्व भी इस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है और भारत भी इसको बढ़ावा दे रहा है। एनिमेशन, गेमिंग्स, इन सब चीज़ के लिए भी यहाँ पर बचपन से ही यानी स्कूल से ही बढ़ावा मिलेगा। तो लैब्स स्थापित होंगी, जैसे पहले कभी कंप्यूटर लैब्स हुआ करती थी। 20 प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर 10,000 गाइड्स के कौशल बढ़ाने की योजना शुरू होगी। खेलो इंडिया मिशन की स्थापना होगी। नए प्रशिक्षण केंद्र इसलिए बनाए जाएंगे, नए ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, अराकू घाटी, इन सब पर माउंटेन ट्रेल्स बनेंगे। जो लोग, जो पर्वतारोही हैं, जो टूरिस्ट हैं, जो पर्वतों पर जाना पसंद करते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर ध्यान दिया गया है। उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, यहाँ पर टर्टल ट्रेल्स बनाए जाएंगे। यानी कुल मिलाकर के पर्यटन के लिए भी यहाँ विशेष प्रकार की स्कीम्स हैं। महिलाओं की बात करेंगे तो एक तो मैंने आपको बताया, हर जिले में, लगभग 800 जिलों में, हर जिले में एक गर्ल हॉस्टल स्पेशलाइज्ड तौर पर बनाया जाएगा। लखपति दीदी प्रोग्राम्स, इसमें सेल्फ हेल्प जो उद्यमी हैं इनको इनोवेटिव फाइनेंसिंग के जरिए मदद दी जाएगी। ग्रामीण महिला उद्यमों को बढ़ावा दिया जाएगा और इसमें स्वयं सहायता उद्यम यानी जो सी मार्ट्स होता है ना, सी मार्ट्स की शुरुआत की जाएगी। सी मार्ट्स मतलब कि सेल्फ हेल्पिंग इंटरप्रेन्योर्स मार्ट्स। तो सी मार्ट्स के जरिए क्या होगा कि जो महिलाएं
महिलाएं खुद का उत्पादन करती हैं, कुछ चीज़ बनाती हैं, कोई हथकरघा बनाता है, कोई शिल्प कला जानता है या कोई कुछ भी प्रोडक्ट बनाता है, तो उनके प्रोडक्ट उस सी मार्ट्स पर बिकेंगे। मतलब एक प्रकार का ग्रामीण टाइप का महिलाओं के लिए स्पेशलाइज तौर पर ये एक प्लेटफॉर्म होगा ई कॉमर्स टाइप का भी, है ना। जैसे आज के टाइम पर अगर बात करें ऐसे प्राइवेट प्लेयर में तो मीशो बड़ा फेमस है महिलाओं में, है ना। ऐसे ही ये भी होगा, सी मार्ट्स भी, इसको बढ़ावा दिया जाएगा। अब बात करते हैं नौकरी पेशा वालों के लिए। अगर आप जॉब प्रोफेशनल्स हैं तो आपको क्या मिला है इस बजट में। तो देखिए, इस बजट में इनकम टैक्स में कुछ नहीं मिला है। इनकम टैक्स जस का तस है पिछली बार की तरह, यानी 12 लाख तक पर टैक्स फ्री था पिछली बार, इस बार भी 12 लाख तक ही है। कोई इसमें उम्मीद बढ़ाई नहीं गई है। हाँ, लोगों को उम्मीद थी कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 था उसके हो सकता है 1 लाख कर दे, लेकिन वो भी नहीं मिला है यहाँ राहत। सेम वैसे ही है पिछली बार की तरह ही, 12 लाख तक टैक्स में छूट, 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सैलरीड है उनके लिए। नया इनकम टैक्स स्लैब 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। अगर आपको याद हो तो पिछले बार की भी बजट में ये कहा गया था कि हम नए इनकम टैक्स का रूल लाएंगे, नियम लाएंगे, रेगुलेशंस लाएंगे, जिससे जो इनकम टैक्स का जो पूरा नियम रूल रेगुलेशन की जो कॉपी होती है ना, जो बहुत ज़्यादा टफ और बहुत डिफ़िकल्ट हो जाते थे, उसको आसान बनाया जाएगा टैक्स रूल्स को। तो वो वाला बन चुका है और कहा गया है कि 1 अप्रैल से, यानी जब ये बजट लागू होगा तब से वो नया वाला टैक्स वाला भी रूल लागू हो जाएगा। लेकिन टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है। आसान फॉर्म मिलेगा, लोग आसानी से अपना इनकम टैक्स में जुड़ी जानकारियाँ और रूल्स रेगुलेशंस जान पाएंगे। वाइज रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का ज़्यादा समय दिया गया है। जो अब तक होता था 31 दिसंबर होता था लास्ट डेट रिटर्न फाइल करने को ITR वगैरह को लिए, अब वो 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म होता है। इसके बाद मोबाइल, EV स्कूटर, EV कारें, सोलर, इनसे जुड़ी चीज़ें सस्ती होने वाली हैं। इसको सरकार और बढ़ावा भी देगी। मोटर एक्सीडेंट क्लेम की रकम को इनकम टैक्स से छूट मिलेगी। मोटर एक्सीडेंट जो क्लेम होता है जो इंश्योरेंस का, उस पर टैक्स देना पड़ता है, वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ओवरसीज टूर प्रोग्राम पर 5% की जगह 2% का टैक्स लगेगा। अगर ओवरसीज आप जाते हो, किसी विदेश में घूमने जाते हो, है ना, लंदन, पेरिस वगैरह, तो वहाँ पर जो टैक्स लेती थी सरकार उसके लिए 2% ही लगेगा, 5% की जगह। एजुकेशन और मेडिकल पर्पज़ पर 5% की जगह आप 2% टैक्स लगेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशनल चीज़ कोई आप लेते थे, कोई कोर्स लेते थे, कुछ भी करते थे, तो वहाँ 5% GST जो होता था, अब यहाँ 2% का टैक्स लगेगा मेडिकल पर्पज़ वगैरह के लिए भी। एम्प्लॉयज़ हायरिंग सर्विस पर 1 से 2% का टैक्स लगेगा अगर एम्प्लॉयज़ हायरिंग होती है तो ये थोड़ा सा नुकसान वाली बात है। अगर अचल संपत्ति है, आप अगर उसको बेचते हैं तो TDS के लिए पहले टैन देखा जाता था, अब पैन बेस्ड चालान भरना होगा और पैन के आधार पर सरकार जो है ये चालान मांगेगी आपसे और उसको उसी के आधार पर आपसे टैक्स लिया जाएगा। विदेश में अगर कमाई की घोषणा करते हो तो 1 टाइम 6 मंथ फॉरेन असेट डिस्क्लोज स्कीम लाई गई है इसके लिए, अगर विदेश में कमाई करते हो देश में रह करके। तो NRI को विदेश में कमाई की रकम जो है वो भारत में अगर निवेश करता है तो 5 साल के लिए इनकम टैक्स में राहत मिलेगी। हालांकि कुछ शर्तें भी इसमें बताई जाएंगी। NRI यानी कि नॉन रेजिडेंस इंडियन है, जो उनके लिए यहाँ पर है कि वो कमाए, चलो भले भारत में, लेकिन भारत में अगर निवेश करें भारत के बाहर कमा करके तो उनको छूट मिलेगी। शेयर मार्केट से जुड़ा सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया। इसका नतीजा ही निकल रहा है कि आज देखो शेयर मार्केट में लगातार गिरावट जारी है। सेंसेक्स 1600 पॉइंट गिर चुका है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी शाम होते होते हो सकता है और गिर जाए, है ना। ये इसलिए क्योंकि शेयर मार्केट्स में जो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स होता था ना, जो पहले सरकार 0.02% लेती थी कि अगर मान लो आप कोई चीज़ बेच देते हो, शेयर बेचते हो, शेयर खरीदते हो, तो इतना टैक्स कट जाता था। अब इसे भी बढ़ा दिया सरकार ने, तो यानी लोग शेयर मार्केट से भाग रहे हैं, भैया बस करो, बहुत लूट लिए, अब हम यहाँ से निकलने दो। हाँ, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो रुके रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इससे सेंसेक्स पर इफेक्ट देखने को मिला है और लगातार गिरता जा रहा है। भारत में 5 साल रहने वाले विदेशियों को देश से बाहर की गई कमाई पर टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री रहेगा। अब मिडिल क्लास पर आते हैं। अगर आप मिडिल क्लास में हैं तो आपके लिए क्या, तो अगेन देखो, इनकम टैक्स में तो कोई बदलाव नहीं किया गया है, तो इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं है। मिडिल क्लास को ही इनकम टैक्स देना पड़ता है। अमीर जो होता है वो कहीं ना कोई जुगाड़ निकाल करके बच जाता है। गरीब जो होता है उनको भैया दीदी माई अम्मा योजना मिल जाती है, उनको टैक्स भरना भी नहीं पड़ता है। बचता फंसता कौन है? मिडिल क्लास, जो टैक्स भरता है और जिनकी कमाई से देश चलता है। मतलब आप समझो कि मिडिल क्लास कमाता है तो भी टैक्स देता है, उस पर कमाई पर, उसके बाद खर्चता है तो उस पर भी टैक्स देता है, जगह जगह खर्चों पर GST के रूप में, है ना। तो कुल मिलाकर के पिस्ता मिडिल क्लास ही है। हालांकि पिछली बार कुछ राहत दी गई थी कि 1 लाख तक की जो पर मंथ इनकम होगी, यानी टोटल 12 महीने में 12 लाख तक की इनकम, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, तो कुछ राहत तो मिली थी, लेकिन
इनको उम्मीद थी मिडिल क्लास को कि थोड़ा और राहत दी जाए, कहीं ना कहीं इसको और बढ़ाया जाए, लेकिन बढ़ाया नहीं गया। मोटर एक्सीडेंट एंड क्लेम ट्रिब्यूनल के फैसले पर ब्याज टैक्स मुक्त रहेगा। मैंने आपको बताया मोटर एक्सीडेंटल अगर होता है तो इंश्योरेंस मिलेगा, जिस पर जो अगर इससे क्लेम मिलता है तो फिर उस पर टैक्स नहीं लगेगा। मोबाइल ईवी स्कूटर, ईवी कारें, सोलर से जुड़ी चीज़ें सस्ती होंगी। कुरियर से सामान भेजना सस्ता होगा। कैंसर की 17 दवाइयाँ सस्ती होंगी, 17 प्रकार की। कस्टम ड्यूटी क्योंकि इस पर नहीं लगेगी अगर विदेश से मंगाते हो तब। 7 दुर्लभ बीमारियों के लिए विदेश से मंगाई जाने वाली दवाएं भी सस्ती होंगी। 5 लाख से ज़्यादा आबादी वाले टीयर 2 और टीयर 3 के शहरों के डेवलपमेंट के लिए 11.2 लाख करोड़ की योजना है। मतलब स्पेसिफिकली मिडिल क्लास के लिए, पर्सन्स के लिए कुछ नहीं है। हाँ, उसके लिए डेवलपमेंट वगैरह की जाएगी, तो उसका आप लाभ ले सकते हो, तो उसमें हर क्लास का लाभ लेगा, है ना। अमृत योजना में टीयर 2 टीयर 3 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। बड़े औद्योगिक कॉरिडोर के पास टाउनशिप बनाई जाएंगी। बड़े शहरों में ज़्यादा मूल्य के म्यूनिसिपल बॉन्ड के बढ़ावा देने पर जोर होगा। छोटे मध्यम कस्बों के लिए 200 करोड़ रुपए तक के बॉन्ड वाली अमृत योजना जारी होंगी। मतलब क्या मिला? घंटा। अब बात करते हैं किसानों को। किसानों को क्या मिला? फार्मर्स। ग्रामीण इलाकों में एक जिला एक उत्पाद योजना को मजबूत किया जाएगा। जो किसान मान लो किसी जिले की कोई एक खास उपज होती है, उसको और बढ़िया से उत्पादित करता है, तो उसको सरकार भी प्रमोट करेगी, बढ़ावा देगी। ओडीओपी योजना सबसे पहले उत्तर प्रदेश में आई थी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। अब इसको नेशनलाइज किया जा रहा है, हर राज्य में भी इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, इसीलिए ये केंद्रीय बजट में स्पेशलाइज तौर पर आया है। खादी और हथकरघा उद्योग को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू किया जाएगा। इससे खादी और हथकरघा उद्योग मजबूत होगा। तटवर्ती क्षेत्रों के लिए किसानों के लिए नारियल संवर्धन योजना लाई जाएगी। इस बार नारियल पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। बादाम, अखरोट, इनकी पैदावार बढ़ाने पर मदद मिलेगी। नारियल उगाने वाले राज्यों में बेकार पेड़ों की जगह नई किस्मों के पौधे लगाए जाएंगे। हाइब्रिड मॉडल अपनाया जाएगा और कुछ नई किस्मों के जो बीज होते हैं उसको लगा करके, नए पौधों लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा नारियल का उत्पादन किया जाएगा। इसके बाद 2030 तक काजू, कोको और प्रीमियम, इनको और बढ़ाया जाएगा और प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनाने में मदद मिलेगी। यानी काजू और कोको का उत्पादन और तेज़ी से किया जाएगा। जैसे और प्रोडक्ट को जीआई टैग वगैरह दिया जाता है, अब आने वाले दिनों में आप देखोगे काजू या कोको, इनको भी जीआई टैग मिलना शुरू होगा, जहाँ पर जो उत्पादन होते हैं स्पेशलाइज तौर पर। चंदन के पेड़ों और लकड़ी के लिए विशेष योजना लाई जाएंगी। तटीय क्षेत्रों में फिशरीज वैल्यू चेन मजबूत की जाएंगी और पशुपालन क्षेत्र के लिए लोन आधारित सब्सिडी कार्यक्रम होंगे। पशुपालन को बढ़ावा दिया गया है बहुत ज़्यादा, तो ये कहीं ना कहीं किसानों को हेल्प मिलेगी। पशुपालन को लेकर के कई सारे घोषणाएं की गई हैं, जैसे मान लीजिए पशुधन उद्यम होते हैं, इनका संवर्धन और आधुनिकीकरण किया जाएगा। पशुधन किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा दिया जाएगा। मत्स्य पालन अगर करते हो तो उसके लिए 500 जलाशय और अमृत सरोवरों का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होगा। ठीक है, किसानों के लिए एक एआई टूल भी शुरू किया जाएगा जिसका नाम होगा भारत विस्तार। तो भारत विस्तार कार्यक्रम के जरिए ना किसान जो होंगे ये जान पाएंगे कि कौन सा बीज, कौन सा फसल कब उगाना है, कब कौन सी बारिश होती है, तो फिर कब कौन सा चीज़ बोना चाहिए, कौन सी चीज़ की फसल की बुआई करना चाहिए, कौन सी खाद डालना चाहिए, कब, मतलब सारी जानकारी यहाँ पर मिलेगी, वो भी उनके रीजनल भाषाओं में। तो इसके लिए एआई टूल होगा, भारत विस्तार कार्यक्रम के तहत इसे शुरू किया जाएगा, ये उत्पादकता बढ़ाएगा। इसके अलावा मैंने बुनकर कारीगरों के लिए बताया राष्ट्रीय हथकरघा के कार्यक्रम। वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना आएगी जिससे पारंपरिक क्लस्टरों का आधुनिकीकरण होगा। रेशम, ऊन, जूट, इन फाइबरों में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना लाई जाएगी। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय फाइबर योजना। अब आते हैं ओल्ड पर्सन्स के लिए, बुजुर्गों को क्या मिल रहा है। तो बुजुर्गों को सबसे बड़ी बात तो 7 गंभीर रोगों की दवाइयाँ सस्ती होंगी। शुगर, कैंसर, ऐसे 17 दवाओं के दाम घटेंगे, जो मैंने अभी पहले भी बताया आपको, क्योंकि इससे कस्टम ड्यूटी हट जाएगी। ये दवाइयाँ विदेश से मंगाई जाती हैं। देश में एम्स के स्तर के, यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के स्तर के 3 नए आयुर्वेदिक संस्थान बनाए जाएंगे। पीएम दिव्यांग केंद्र को और मजबूत किया जाएगा। दिव्यांग सहारा योजना लाई जाएगी, इसमें ट्रेनिंग और सपोर्ट मिलेगा। जो दिव्यांग पर्सन हैं उनको भी उनके अगर पसंदीदा अगर वो उद्यम करना चाहते हैं तो उनको स्किलफुल बनाया जाएगा। इसके लिए दिव्यांग सहारा योजना है। मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए जो नीमहंस प्रोग्राम था ना पिछली बार वाला, उसी का अगला संस्करण शुरू किया जाएगा। नीमहंस 2.0 की स्थापना की जाएगी जो मानसिक स्वास्थ्य पर फोकस होता है। पूर्वोत्तर के 5 राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मिजोरम और त्रिपुरा, इनमें नए बौद्ध सर्किट बनाए जाएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, जिससे जो बौद्ध लोग हैं उनको यहाँ पर मतलब उनके नए कॉरिडोर टाइप का होगा बौद्ध सर्किट, ये बनाया जाएगा। ठीक है, भारतीय योग को दुनिया भर में फैलाने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। क्वालिटी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा।
व्यापारियों को क्या मिलेगा, बिजनेसमैन्स को जो व्यापार से जुड़े हैं उनके लिए भविष्य के चैंपियन बनने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एमएसएमई ग्रोथ फंड बनेगा, 10,000 करोड़ का। अब समझ में नहीं आता है कौन से एमएसएमई है जिनको ये मिलता है ना। अभी अप्लाई करने जाओ 75 टाइप का डॉक्यूमेंट मांगते हैं। तो एमएसएमई खैर 10,000 करोड़ की ये यहाँ पर भविष्य के चैंपियन बनाने के लिए एमएसएमई के लिए है। खास तौर पर एमएसएमई के लिए इससे पहले भी मुद्रा लोन वगैरह चलती ही है। देश में मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे, एमएसएमई से सरकारी खरीद को बढ़ावा मिलेगा। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 3 स्कीम, नेशनल फाइबर स्कीम, मैन मेड फाइबर स्कीम और एडवांस फाइबर स्कीम आएगी। टेक्सटाइल पर भारत सरकार इसलिए ज़्यादा फोकस कर रही है क्योंकि ट्रंप ने जब 50% का टैरिफ लगाया भारत पर तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट देखने को मिला वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मिला, क्योंकि टेक्सटाइल का कंपटीटर है। बाकी चीज़ों में कंपटीशन कम रहता है तो लोग थोड़ा महंगा हो गया फिर भी कुछ ना कुछ मात्रा में खरीद ले रहे थे भारतीय सामान। लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या है कि भारत का कंपटीटर भारत के जस्ट बगल बांग्लादेश है, इसके अलावा मलेशिया है, वियतनाम है। तो इन सब से देशों पर क्योंकि उतना ड्यूटी ना था नहीं, उतना टैरिफ है नहीं, तो ये सब देशों से लोग प्रोडक्ट खरीद ले रहे हैं और सेम ये लोग भारत के वैल्यू का, भारत के लेवल का प्रोडक्ट बनाते हैं। इसलिए भारत को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे बड़ा झटका लगा था 50% टैरिफ लगने पर। इसलिए भारत चाहती है, भारत सरकार, कि नए टेक्सटाइल मेगा हब पार्क भी बनाए जाएं। इसके अलावा 3 स्कीम शुरू की जाएगी, है ना। नेशनल हैंडलूम पॉलिसी से कारीगरों को प्रोत्साहन और मदद मिलेगा। प्राइवेट डेवलपर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड मिलेगा, सरकारी पार्शियल गारंटी देगी। रियल एस्टेट के क्षेत्र में रिसाइकलिंग के लिए योजना लाई जाएगी, जो रियल एस्टेट हैं उनके लिए, कि अगर बहुत सारे हैं तो पुराना मतलब योजना आती है रियल एस्टेट सेक्टर में, बनता है कुछ आधे पर, बाकी पैसा पास नहीं हुआ, वहीं से पड़े रह जा रही हैं खंडहर बन करके, तो उसको रिसाइकलिंग का प्रोसेस किया जाएगा कि फिर से बेचो और दोबारा कोई प्लान लगा करके वहाँ बनवाओ। सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड बनेगा, माइक्रो इंटरप्राइजेस को मदद मिलेगी। वाराणसी, पटना, यहाँ पर इंटरनल वाटरवेज डेवलप किए जाएंगे। एक टाइप का नदियों में जो चलता है नहीं, सिप टाइप का, वो चलेगा, ठीक है, वाटर मेट्रो टाइप का आप कह सकते हो, समझ सकते हो। इसके अलावा लिक्विडिटी सपोर्ट के लिए ट्रांजैक्शन सेटलमेंट प्रोग्राम आएगा, क्रेडिट गारंटी सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा जीईएम को ट्रेड से लिंक करना, एसेट बेस्ड सिक्योरिटी, ये सब बिजनेसमैन के लिए होगा। प्रोफेशनल सपोर्ट के लिए शॉर्ट टर्म मॉडलर कोर्स चलाए जाएंगे, डिजाइन किए जाएंगे, जिससे जो लोग समझना चाहते हैं टियर 2 टियर 3 शहरों में, उनको ट्रेनिंग दी जाए बिजनेस से रिलेटेड। एम्स के स्तर के 5 नए आयुर्वेदिक संस्थान, मैंने बताया आपको। क्वालिटी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट को बढ़ावा। आयुर्वेदिक दवाइयों की टेस्टिंग के लिए नेशनल लैब बनाई जाएंगी। अब आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी टेस्टेड आएंगी, बिल्कुल अथराइज्ड रहेंगी, कोई भी फर्जी आयुर्वेदिक दवा नहीं बेच पाएगा। जामनगर में WHO की मदद से ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर भी खोला जाएगा। तो ये बिजनेसमैन के लिए था। अब आ जाते हैं कॉरपोरेट जगत की। अगर आप कॉरपोरेट से जुड़े हैं तो आपके लिए क्या मिलेगा, सबसे ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें, घोषणाएं यहीं पर हैं। इसी में डिफेंस बजट का जिक्र है। डिफेंस बजट देश का इस बार बढ़ाया गया है। मैंने आपको जो प्रेडिक्शन वाली वीडियो दी थी उसमें भी बताया था कि भारत इस बार डिफेंस बजट जरूर बढ़ाएगी, भारत गवर्नमेंट, क्योंकि पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उससे सबक लेते हुए हम लोग डिफेंस पर और खर्च करेंगे। तो देखिए, डिफेंस बजट बढ़ाया गया लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा। 6.81 लाख करोड़ से बढ़कर 7.8 लाख करोड़ रुपए का ही डिफेंस बजट किया गया है। खैर, 7 हाई स्पीड रेल के कॉरिडोर भी बनेंगे। मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी, ये 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे। इसके अलावा रेयर अर्थ कॉरिडोर भी बनेंगे। रेयर अर्थ कॉरिडोर उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बनेंगे, यानी कि यहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल्स खोजे जाएंगे, क्योंकि देख रहे हो दुनिया पूरी रेयर अर्थ मिनरल्स ढूंढने पर लगी है, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल से बनता है सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से ही यूज होता है आजकल ईवी में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, मोबाइल में, बैटरीज में। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, यही का अब आने वाला जमाना है। इसलिए सब लोग रेयर अर्थ मिनरल्स को खोजने पर लग गए हैं। भारत सरकार भी इन 4 जगहों पर खोजेगी। 10,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ बायो फार्मा शक्ति योजना शुरू होगी। बायो फार्मा को भी बढ़ावा दिया जाएगा। 3 नए संस्थान खुलेंगे। साइंटिफिक रिव्यू के लिए 1,000 से ज़्यादा क्लिनिकल साइट्स बनाए जाएंगे। सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 की शुरुआत होगी, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की, जिसमें नए चिप सप्लाई चेन, प्रोडक्शन, इंडियन IP बनाने, चिप मैन्युफैक्चरिंग करने, इनको बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट के लिए बजट बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए किए गए हैं, और मैंने आपको बताया भी मोबाइल, EV, सोलर, ये सब सस्ते होंगे। प्राइवेट डेवलपर को इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड मिलेगा।
कार्गो डेडिकेटेड फंड कॉरिडोर खोला जाएगा, फ्रेट कॉरिडोर खोला जाएगा और पूर्व में दकुनी से पश्चिम में सूरत तक पोर्ट को जोड़ने के लिए यहाँ पर स्कीम है, यानी पोर्ट्स को जोड़ा जाएगा, कार्गो यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। विदेशों में कमाई की घोषणा के लिए 1 टाइम 6 मंथ फॉरेन पॉलिसी एसेट होगा, बताया मैंने आपको। भारत में बने डेटा सेंटर अगर कोई इस्तेमाल करता है, इंडिया में अगर डेटा सेंटर, तो उसमें विदेशी क्लाउड कंपनियों को 2047 तक टैक्स में छूट मिलेगी। अगर कोई विदेशी क्लाउड कंपनी है वो भारत में अपना डेटा सेंटर स्थापित करती है, तो जिससे भारतीय लोग वहाँ पर यूज़ करें उसका डेटा सेंटर, वहाँ पर उसका डेटा रखा जाए, तो फिर उस कंपनी को सरकार छूट भी देगी। यानी सरकार चाहती है कि भारत के डेटा भारत में ही रहें, भारत के ही डेटा सेंटर में रहें। देश भर में 4000 नई ई बसेस चलाई जाएंगी। देश भर में सी प्लेन बनाने वाली कंपनियों को सपोर्ट किया जाएगा। रियल एस्टेट के क्षेत्र में रिसाइकलिंग योजना लाई जाएगी। तो ये थी बड़ी घोषणाएं अलग अलग वर्गों के लिए, अलग अलग सेक्टर्स के लिए। आई होप आपको इस बजट से काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। देखो, अब बजट है, इसमें सत्ता पक्ष वाले कहेंगे कि बहुत बढ़िया बजट है, एकदम चीर फाड़ दिया है, एकदम सब कुछ ला दिया है, और जो विपक्ष वाले हैं वो कहेंगे कुछ नहीं मिला है, इस वर्ग के लिए नहीं मिला, इसके लिए नहीं मिला, किसान के लिए नहीं मिला, रोजगार के लिए नहीं मिला, इसके लिए नहीं मिला। मतलब कि ये हर बार होता ही है ना। तो इसलिए ये राजनीति पर हम लोग नहीं जाएंगे। जो भी चीज़ें थी वो एज इट इज़ मैंने आपको दिखा दिया। अब आप बताइए आपके हिसाब से क्या कुछ सही है, क्या कुछ गलत है, आप कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारी लास्ट 6 मंथ की और ईयरली करंट अफेयर की ई बुक आती है बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर। आप जाकर MZT ऐप पर इसे ले सकते हैं। इसमें आपको चैप्टर वाइज डिटेल कंटेंट मिल जाएगा, बजट वगैरह भी सब कुछ वगैरह आपको क्वेश्चन आंसर माध्यम में सब मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश लेखपाल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये ई बुक आ चुकी है, आप इसे भी जाकर MZT ऐप पर ले सकते हैं। MZT ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहीं पर हर एग्जाम की ई बुक्स हुआ, बहुत सारे स्टडी मटेरियल फ्री में भी हैं, ये सब आप जाकर ले सकते हो। किसी भी सहायता के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो, सबका नंबर डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह सब दिया गया है। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली किसी क्लास में। सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल और इसे शेयर कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।